देखिए, मुझे लगता है ये रिश्ता मेरा और मेरे प्रधानमंत्री के बीच बहुत खास है और बहुत व्यक्तिगत है। प्रधानमंत्री जी का जो मेरे प्रति स्नेह है, उन्होंने कई बार मेरे सामने उसको एक्सप्रेस किया। मुझे बिल्कुल साफ है। जहाँ रहते हैं हम लोग पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से काम करते हैं। हम एनडीए गठबंधन में 2014 से लेकर अभी तक है। मैं पहले भी घोषणा किया था कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूँगा मैं एनडीए गठबंधन के साथ रहूँगा। और हमारी करने वाले हैं। जब तीसरे चरण का जब चुनाव हुआ है, संपन्न हुआ है, तो उससे जिस तरीके से बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है, आप भी देख लीजिए तीसरे चरण का जब चुनाव उसका जो प्रतिशत जो बढ़ा है वो काफ़ी हम लोगों के फेवर में है। और हमें ऐसे लगता है कि अनुमान जब चौथे चरण में जब चुनाव होगा उसमें भी इसी तरीके के परिणाम देखने को मिलेंगे। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। सबसे पहले अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। बिहार में जो हाजीपुर सीट है अमन जी, जिसके बारे में सभी बखूबी जानते हैं कि हाजीपुर सीट पर पासवान परिवार का दबदबा रहा है और आज भी कहीं ना कहीं वो दबदबा कायम रखने की कोशिश है। देखा गया है कि इस सीट से कई बार चुनाव लड़ते हुए नजर आए लोक जनशक्ति पार्टी को स्थापित करने वाले, जो आज हमारे बीच नहीं है, रामविलास पासवान, जिन्होंने इस सीट से कई बार जीत हासिल की, कई सालों तक इस सीट से सांसद रहे, लेकिन बाद में इस सीट से चुनाव लड़ते हैं उनके छोटे भाई पशुपति पारस। पशुपति पारस 2019 में चुनाव लड़ते हैं, जीत हासिल करते हैं, सांसद बन जाते हैं, लेकिन इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस से इस सीट को छीनने की जिद पर अड़ गए चिराग पासवान, उनके भतीजे। जी हां, रामविलास पासवान के बेटे और पीएम मोदी के जो हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान इस सीट से इस बार चुनाव लड़ रहे। ऐसे में सबसे बड़ी जंग यहां पर ना सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच है इस सीट पर, बल्कि देखा जाए तो बड़ी जंग यहां पर छिड़ चुकी है परिवार में भी, क्योंकि अगर चिराग पासवान इस सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं परिवार में देखा जाए वो तलखी बढ़ जाएगी, ये सीट उनके हाथ से छिन जाएगी। आरजेडी की तरफ से यहां पर उम्मीदवार हैं शिवचंद्र राम और शिवचंद्र राम से उनकी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इस सीट पर 1 जून को मतदान होने वाले हैं और ऐसे में यहां पर जो आपसी जंग है परिवार में वो इस वजह से छिड़ी हुई है कि इस सीट के लिए चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे पशुपति पारस या नहीं, क्योंकि वह नाराज रहे हैं और दूसरी ही तरफ चिराग पासवान के जो भाई हैं प्रिंस राज भी। ऐसे में यहां पर अब तलखी बढ़ चुकी है। सवाल यहां पर यही बन जाते हैं कि आखिरकार अब ये सब एकजुट होते हुए दिखाई देंगे या नहीं। सबसे पहला सवाल अमन जी यहां पर यह बन जाता है, हाजीपुर सीट जो काफी मायने रखती है, आज समस्तीपुर सीट पर चुनाव है और समस्तीपुर सीट भी पासवान के पास है एनडीए खेमे में। ऐसे में यहां पर आज जो पीएम मोदी हाजीपुर पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में कितना बड़ा फायदा आज चिराग पासवान को मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए बिल्कुल, और बिहार में आज नहीं कल भी वो कह सकते हैं कि रोड शो करते हुए नजर आए, नीतीश कुमार जी उनके साथ में नजर आए और तमाम तरह से कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो जीत दर्ज करते हुए नजर आ जाएं बिहार में, क्योंकि इस बार लक्ष्य 40 की 40 सीटों पर चुनाव जीतने का है, लेकिन क्या वो पूरा कर पाएंगे, इसको लेकर सारी की सारी कवायद। अब आप जिस तरह से बात कर रहे हैं हाजीपुर सीट की, देखिए हाजीपुर सीट जो है वो पासवान परिवार के हक में रही है। रामविलास पासवान ने लगातार चुनाव यहाँ से जीता है, उसके बाद यहाँ से हमने देखा कि पशुपति पारस चुनाव जीतते हैं, अब उनके बेटे यानी कि चिराग पासवान यहाँ पर खड़े हुए नजर आते हैं। तो हाजीपुर को लेकर हमेशा से आपस में जो तनातनी है वो चाचा और भतीजे के बीच रही। आपने देखा कि चुनावों से ठीक पहले किस तरह की जद्दोजहद आपस में करते हुए नजर आ रहे थे पशुपति पारस और चिराग पासवान, यानी कि ये सीट मुझे चाहिए, और इस सब की लड़ाई में बीजेपी ने ये सीट जो थी वो चिराग पासवान के हक में कर दी कि आप यहाँ चुनाव लड़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पशुपति पारस को साइड लाइन कर दिया गया। उसके बाद तमाम तरह की तलखियाँ आपस में हुई, क्योंकि आपको याद होगा कि उसी के बाद जो पशुपति पारस जो इस्तीफा देते हैं, उसके बाद जो है पशुपति पारस कहते हैं मैं जो है बहुत दुखी हूँ, मेरा मन बहुत विचलित हो गया है और यहाँ से मेरा मन टूट गया, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। उसके बाद ऐसा लगा कि इंडिया गठबंधन में शायद उनकी कोई जगह बनती हुई नज़र आ सकती है, लेकिन हैरानी उस वक्त हुई कि जब तमाम कोशिशों के बावजूद भी इंडिया गठबंधन में पशुपति पारस के लिए कोई जगह नहीं बन पाई। इसके बाद आपने देखा कि पशुपति पारस के सुर एक बार फिर बदलते हुए नज़र आते हैं। वो तो ये कहते हैं कि भाई हम तो ये चाहते हैं कि एनडीए खेमा जो है वो 40 की 40 सीटें चुनाव यहाँ पे जीतता हुआ नज़र आ जाए और हम 40 सीटों पर चुनाव प्रचार करने को तैयार हैं और यहाँ तक कि हाजीपुर सीट में भी हम चुनाव प्रचार करेंगे। तो अब ये लग रहा है कि जो
पशुपति पारस हैं, प्रिंस जो राज हैं, और ये लगातार अब चिराग पासवान के साथ में कहीं ना कहीं नज़दीकी बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी का जो हाथ है वो चिराग पासवान के साथ में नज़र आ रहा है। यही वजह है कि 5 सीटें चिराग पासवान को मिलती हैं प्रांशी, और एक भी सीट पशुपति पारस के हिस्से में नहीं आती, जिससे आप समझ सकते हैं जो पशुपति पारस कह सकते हैं 2-4-6 महीने पहले तक पूरी तरह से अपना रुतबा दिखा रहे थे, अपना रौब दिखा रहे थे, वही पशुपति पारस एक भी सीट ना मिलने की वजह से कहीं ना कहीं शांत पड़े हुए, चुप पड़े हुए। उनको भी लग रहा है कि अगर बीजेपी के साथ में नहीं गए, एनडीए के साथ में वो नहीं गए, तो शायद उनका जो पॉलिटिकल करियर यहाँ से ख़त्म होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि खबरें तो यहाँ तक थी कि पशुपति पारस को हो सकता है कि राज्यपाल तक बना दिया जाए। वहीं प्रिंस राज के बारे में ये तक कहा जा रहा था कि उनको हो सकता है कि बिहार में कोई मंत्रालय जो दे दिया जाए, और कह सकते हैं बिहार सरकार के साथ में उनको जोड़ दिया जाए। तो अब इस तरह की पूरी प्लानिंग है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि चिराग पासवान की जो ताकत है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वहीं पशुपति पारस जो है वो जिस तरह से कह सकते हैं डाउन पे डाउन हो रहे हैं, वो ये बताता है कि वो भी तड़प रहे हैं कि उनको बीजेपी का साथ मिले। अगर वो बीजेपी के साथ नहीं रहते हैं तो इंडिविजुअल तौर पर उनकी कोई ख़ास तवज्जो यहाँ पर नज़र नहीं आई, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ठीक इंडिया गठबंधन से अगर बात नहीं बनी, एनडीए से अगर बात नहीं बनी, तो यहाँ पर अकेले दम पे चुनाव लड़ सकते थे। अगर इतनी आपके पास कह सकते हैं कि लोगों का जन समर्थन है, आपके पास इतने मतदाता हैं, वोटर्स हैं, तो जाहिर बात है कि हाजीपुर सीट पे आप अपने कह सकते हैं पार्टी से चुनाव में जाते हैं, क्योंकि आपकी भी तो कह सकते हैं कि RLJP है। तो यहाँ पर अगर दोनों ही पार्टियों की बात करें तो पशुपति पारस को ऐसा लगता है कि अगर इंडिविजुअल वो जाएंगे तो उनको तवज्जो नहीं मिलेगी, इसीलिए एक बार फिर से वो एनडीए कुनबे की तरफ अपना रुख दिखाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर जो बातें निकलकर सामने आई हैं अब तक, उसके बारे में अमन जी ने जिस तरह से बखूबी समझाया है, और ऐसे में अगर रुख कर लिया जाए इस सीट की तरफ कि इतिहास यहाँ पर क्या कुछ कहता है। इस सीट पर देखा गया कि 1957 में राजेश्वर पटेल ने जीत हासिल की थी, 1962 में राजेश्वर पटेल एक बार फिर से आए, 1967 में वाल्मीकि चौधरी, और 71 में दिग्विजय नारायण सिंह। लेकिन 1977 में रामविलास पासवान यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं, 1980 में भी, फिर 1984 में राम रतन, इसके बाद 1989 में फिर से रामविलास पासवान, और फिर 1991 में राम सुंदर दास। लेकिन 1996 से लेकर 2004 तक लगातार रामविलास पासवान जीत हासिल करते हुए देखे जाते हैं। इसके बाद 2009 में फिर से राम सुंदर दास, और 2014 में आखिरी बार रामविलास पासवान की जीत देखी जाती है। लेकिन 19 में पशुपति पारस बाजी मार लेते हैं, और इसी सीट के लिए पशुपति पारस जंग लड़ते हुए नजर आए अपने भतीजे चिराग पासवान से। चिराग पासवान तो यहाँ पर अपने पिता के इतिहास को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पशुपति पारस जब यहाँ से जीत गए तो वह चाहते थे कि एनडीए में उन्हें यह सीट मिल जाए इस बार। लेकिन चिराग पासवान को जो सीटें दी गई वो हाजीपुर, जमुई, कौशाम्बी, खगड़िया और समस्तीपुर। ऐसे में पासवान के लिए यहाँ पर बड़ी चुनौती अब ये बन चुकी है कि पशुपति पारस यहाँ पर उन्हें समर्थन देने पहुंचेंगे या नहीं। मुंगेर सीट पर हम देख रहे हैं कि ललन सिंह के लिए चिराग पासवान रोड शो करते हुए नजर आते हैं। वहां पर देखा जाता है कि जिस नीतीश कुमार से उनकी तलखी रहती है, नीतीश कुमार के साथ तलखी को भुलाकर वह ललन सिंह के समर्थन में उतर आते हैं। यहाँ पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं कि पशुपति पारस और प्रिंस राज ने क्या कुछ कहा पासवान के लिए। कि पापा के हर एक सपने को मैं पूरा करूंगा। पीएम मोदी जी आप उनके हनुमान हैं, आप मानते हैं? क्या वो मानते हैं आपको हनुमान? देखिए, मुझे लगता है ये रिश्ता मेरा और मेरे प्रधानमंत्री के बीच बहुत खास है और बहुत व्यक्तिगत है। प्रधानमंत्री जी का जो मेरे प्रति स्नेह है, उन्होंने कई बार मेरे सामने उसको एक्सप्रेस किया। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा सार्वजनिक तौर पे मेरे प्रधानमंत्री अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, पर कुछ समय पहले एनडीए की बैठक में जिस तरीके से उन्होंने मुझे गले लगाया और समय समय पर जब जब ज़रूरत पड़ी उन्होंने मेरा संरक्षण किया, और आज इस गठबंधन में मात्र एक सांसद की पार्टी होने के बावजूद जो उन्होंने मुझे सम्मान दिया, ये कहीं ना कहीं हमारे उस रिश्ते को और मजबूत करता है। राजनीति में जाता हूँ बिहार में भी कहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी दिखाई दी, वहाँ पर भी दिखाई दे रही है। पर मैं बार बार इसी बात को कहता हूँ, जिनके साथ जनता है और जो सच के साथ हैं, उनको कभी कोई भी झुका नहीं सकता। क्षणिक भर के लिए संभवतः कठिनाइयाँ आती हैं, पर अंतोगत्वा जीत हमेशा सत्य की होती है। मेरे घर के बड़ों को ही ये फैसला करना है। पापा के जाने के बाद घर के सबसे बड़े वही हैं। उस वक्त परिवार से अलग होने का, मुझे पार्टी से अलग करने का फैसला भी उन्हीं का था। हम लोग एनडीए का एक अहम हिस्सा है, और एनडीए के जहाँ भी हमारे प्रत्याशी हैं, हम लोग सब जगह जा रहे हैं,
सब जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज हमारा प्रोग्राम दरभंगा में लगा हुआ है, वहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, फिर मुंबई भी जा रहे हैं और सभी जगह जितने भी अपने एनडीए के प्रत्याशी हैं सभी जगह हमारी जितनी भी जहाँ जहाँ जिला में हमारी जो भी हमारी पार्टी के हमारे कमेटी के सदस्य हैं सभी कोई अपने एनडीए प्रत्याशी के जिताने में पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बिहार में जो स्थिति है बहुत अच्छी स्थिति है। हम लोग इस बार 40 में से 40 सीट जीतने वाले हैं और जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 400 पार, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पार करने वाले हैं। जब तीसरे चरण का जब चुनाव हुआ है, संपन्न हुआ है, उससे जिस तरीके से बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है, आप ही देख लीजिए तीसरे चरण का जब चुनाव उसका जो प्रतिशत जो बढ़ा है वो काफ़ी हम लोगों के फेवर में है और हमें ऐसे लगता है कि अनुमान जब चौथे चरण का जब चुनाव होगा उसमें भी इसी तरीके के परिणाम देखने को मिलेंगे। चिराग जी बोल रहे हैं कि चाचा के लोग हमें हराने पर लगे हुए हैं। देखिए उनका जो ये अनुभव उनको जो मिल रहा है ये कहीं ना कहीं उनका जो टिकट बांटने का जो तरीका था और जिस तरीके से आप लोग मीडिया लोग आप लोगों ने जिस तरीके से ये खबर आप लोगों ने चलाई कि किस तरीके से टिकट को बेचा गया नहीं बेचा गया, तो ये आई थिंक ये इसके आप जब उन्होंने जब प्रत्याशियों का जब घोषणा किया तो उन्हीं के पार्टी के 21 लोग ने इस्तीफा दे दिया, 22 लोगों ने उन्हीं के पार्टी के थे जो उन्होंने इस्तीफा दिया है, उन्हीं के पार्टी के लोग हर जगह सभा कर रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के लोग सभी कर रखा है। ये हमारे पार्टी के नहीं है, हमारे पार्टी के जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष या हमारे कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो मजबूती के साथ एनडीए के जहाँ जहाँ प्रत्याशी हैं उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो उनका क्या कहना है, वो क्यों कह रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं लेकिन सनातन धर्म का हम लोग पालन कर रहे हैं और हमारे नेता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है और जो परिणाम आएगा वो बहुत अच्छा परिणाम आएगा। हम लोग 400 पार पूरे देश में करने जा रहे हैं। लेकिन चिराग जी जहाँ जहाँ कैंडिडेट उतारे हैं वहाँ पे आप नजर नहीं आए हैं। चिराग जी जहाँ से लड़ रहे हैं वहाँ जाएंगे। हम लोग खगड़िया में भी थे, वहाँ हमने मजबूती से हम लोगों ने वोट डाला है और अपने प्रत्याशी हम लोग अपने प्रत्याशी जो हम लोगों के वहाँ है उसके फेवर में हमने वोट डाला है और अच्छा माहौल है। इस तरीके से कहना हमें लगता है ये मीडिया एक बनाना चाह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहा कि निमंत्रण मिलेगा मैं जाऊंगा, तो खुद कह रहा हूँ। जहाँ जहाँ मोदी जी का जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, जहाँ जहाँ हमारे गृह मंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, औरंगाबाद में हुआ, मैं वहाँ गया प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, मैं वहाँ गया। मान लीजिए कि हमारी पार्टी का संगठन पूरे देश में है और हम लोग आज से नहीं लगभग 47 वर्ष पूर्व बिहार विधानसभा के सदस्य हुए थे और हमारा नीति और नियत बिल्कुल साफ है। जहाँ रहते हैं हम लोग पूरी ईमानदारी से पूरी निष्ठा से काम करते हैं। हम एनडीए गठबंधन में 2014 से लेकर अभी तक है। मैं पहले भी घोषणा किया था कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूँगा मैं एनडीए गठबंधन के साथ रहूँगा और हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हमारी पार्टी का पूरी कोशिश रहेगा कि हम बिहार में 40 में 40 सीट जिताने का प्रयास करेंगे। आज जो मैं रोज़ एनडीए के उम्मीदवार से मैं बात करता हूँ, आज भी मैं ललन बाबू से बात किया हूँ, मुंगेर गिरिराज सिंह से मैं बात किया हूँ, सुशील कुशवाहा जी से मैं बात किया हूँ, उपेंद्र कुशवाहा जी से मैं बात कर रोज़ हमारी बात है। सर तो चिराग जी से क्यों नहीं बात कर रहे? चिराग जी से बात हम चिराग हमसे छोटा है, मेरा भतीजा, वो हमसे बात करेगा कि हमसे बात करेगा? सर 40 नहीं, गलत बात है। प्रश्न पूछिए सही। जो आदमी प्यासा होता है वो जाता कुआं पर पानी पीने के लिए, कुआं उठ के चलाता उसको पानी पिलाने के लिए। तो सर मोदी जी के लिए तो आप जा सकते हैं ना चिराग के साथ? मैं तो कहा कि निमंत्रण मिलेगा मैं जाऊंगा, मैं तो खुद कह रहा हूँ। जहाँ जहाँ मोदी जी का जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, जहाँ जहाँ हमारे गृह मंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, औरंगाबाद में हुआ, मैं वहाँ गया प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, मैं वहाँ गया। आपने सुना, इस रिपोर्ट के जरिए जाना कि आखिरकार अब तक किस तरह से बयानबाजी दी गई है। अब यहाँ पर बात आ जाती है निमंत्रण की कि न्योता मिलेगा तो जाऊंगा, क्योंकि नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान जो रैली हुई थी उसमें हमने देखा कि चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से उनके चाचा को कोई आमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया। तो अभी चाचा ने यही कहा कि न्योता मिलेगा तो जाएंगे। अब ऐसे में यहाँ पर चिराग पासवान ने अपने एक इंटरव्यू के जरिए साफ तौर पर कह दिया है कि अब तो मैं टीवी पर ही कह देता हूँ, आपके सामने ही कह देता हूँ
कि मैं चाचा को न्योता दे रहा हूं, निमंत्रण देता हूं उनको, लेकिन मेरा भी उनसे एक सवाल है, क्या अगर उनका बेटा चुनाव लड़ रहा होता तो क्या वह भी प्रचार के लिए न्योता मिलने का इंतजार करते? चिराग ने ये बात साफ तौर पर अपनी कह दी है और चिराग ने ये बात पारस के बयान पर कही है। उनका कहना रहा है कि असल में लोजपा रामविलास के लिए प्रचार से दूरी बनाए रखने से जुड़े सवाल पर भी उनका कहना रहा कि उन्हें प्रचार के लिए बुलाया नहीं गया। अब यहाँ पर यही बात बन जाती है। आखिरी छोटा सा सवाल अमन जी यही बन जाता है, क्या अब न्योता मिल गया है तो पशुपति पारस जाएंगे या नहीं? देखिए बिल्कुल प्रांशु, जैसे मैंने आपसे कहा भी कि उन्होंने खुद ही कहा कि 40 की 40 सीटों पर हम चुनाव प्रचार करना चाहते हैं, तो जाहिर बात है कि उसमें हाजीपुर सीट आती है। अब जबकि जो कह सकते हैं न्योते का जो इंतजार कर रहे थे वो भी कह सकते हैं चिराग पासवान ने दिया है, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि अगर अपने उनके बेटे का चुनाव होता तब भी क्या वो ये रुख अपनाते हुए नजर आते। तो देखिए तलखी तो अभी भी ख़त्म नहीं, क्योंकि अगर सब रिश्ते बेहतर होते तो शायद पशुपति पारस भी इस इंतजार में नहीं होते और अब तक प्रचार प्रसार कर रहे होते, क्योंकि सारी लड़ाई जो थी वो हाजीपुर सीट को लेकर थी, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने जो समर्थन किया, जो साथ दिया वो चिराग पासवान का किया। तो ऐसे में जब पशुपति पारस को लगा कि उनकी स्थिति कमज़ोर है तो उन्होंने एक तरीके से अपने आप को सरेंडर कर दिया कि भाई मैं एनडीए के साथ हूँ, मैं तेजस्वी जो चिराग पासवान के साथ हूँ और जितने भी एनडीए कुनबे के लोग हैं उनके लिए प्रचार प्रसार करने को तैयार हूँ। तो यहाँ पर अब स्थिति स्पष्ट नजर आ रही है कि वो चिराग पासवान के लिए नहीं बल्कि एनडीए के साथ जुड़ने के लिए प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बगैर एनडीए के, बगैर बीजेपी के बिहार के अंदर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किल काम है। इसीलिए वो किसी तरह से एनडीए के साथ जुड़ना चाहते हैं, किसी तरह से बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं। इसके लिए चाहे उनको अपने भतीजे जो अब तक उनके दुश्मन नंबर बन रहे थे, अब तक देखा गया था किसी भी सूरत में चिराग पासवान को हाजीपुर सीट नहीं देने वाले थे, लेकिन जैसे समीकरण बदले उसके बाद उनके सुर्विया बदलते हुए नजर आ रहे हैं और हो सकता है कि हाजीपुर सीट के ऊपर पशुपति पारस आने वाले दिनों में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि हाजीपुर सीट पर आखिरकार चुनावी प्रचार जोरों शोरों से किया जाएगा या फिर नहीं, पशुपति पारस प्रिंस राज की तरफ से। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।